नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक और प्ले डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है घासीराम कोतवाल। जी हाँ दोस्तों, ये एक इंडियन मॉडर्न प्ले है। ये एक मराठी में लिखा गया था इसे, और इसका नाम है घासीराम कोतवाल, जिसे लिखा है विजय तेंदुलकर ने। जी हाँ दोस्तों, इसे विजय तेंदुलकर ने लिखा है और इसे पब्लिश किया गया था 1972 में। 1972 में ही इसे प्रीमियड किया गया था, 1972 में ही इसे लिखा गया था। और ये प्ले डिस्कस करता है ये जब इसे लिखा गया था, ये एक पोलिटिकल एलेगरी लिखा गया था, लेकिन क्योंकि इसमें जो करेक्टर थे वो हिस्टोरिकल करेक्टर थे, तो इसे कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल प्ले भी कहा जाता था। तो इस तरीके से ये प्ले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है। ये इंडियन मॉडर्न थिएटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है और इसे ये यूजीसी नेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है। ये तो ये आपको पता होना चाहिए, पढ़े होना चाहिए आपने। तो इसीलिए हम इस प्ले को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ये प्ले एक कमाल का प्ले है और इस प्ले के जो करेक्टर हैं, इसमें कोरस की जगह एक करेक्टर का यूज किया गया है जिसका नाम है सूत्रधार। तो सूत्रधार बिल्कुल जो ब्रिटिश प्ले में कोरस प्ले करता है रोल, या फिर रोमन प्ले में जो कोरस का काम है, वो यहाँ पे सूत्रधार का काम है। सूत्रधार क्रिएट किया है प्ले राइट ने खुद। तो सूत्रधार एक तरह से एक करेक्टर भी है और ये लगातार कमेंट्री करता रहेगा, जो भी एक्शन होंगे, जो भी हैपनिंग्स होंगी प्लेज में, और उसके ऊपर ये लगातार कमेंट्री करता रहता है। तो दोस्तों, ये एक मराठी प्ले था और बाद में इसे ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में। इसी प्ले को हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए सीधा कहानी की बात करते हैं। तो दोस्तों, प्ले की शुरुआत में हमें बहुत सारे गॉड्स को मनाया जाता है, बहुत सारे को इन्वोक किया जाता है, जैसे कि यूरोपियन प्लेस में जैसे कि इन म्यूज को बुलाया जाता था। म्यूज को पहले म्यूज की पूजा की जाती थी प्लेस पहले, वैसे ही इस प्ले से पहले गणपति गणेश जी की पूजा की जाती है। गणपति गणेश जी को इन्वोक किया जाता है और इसके साथ कुछ और गॉड्स गॉडेसेस को भी इन्वोक किया जाता है, उनकी आरती टाइप की जाती है। और उसके बाद बिल्कुल हमारा शुरुआत हो जाता है। जो ब्राह्मण है, जो पूना के ब्राह्मण है, वो जा रहे हैं भवन खानी में। भवन खानी एक प्रोस्टिट्यूट साइट है, यहाँ पे गुलाबी जो है गुलाबी डांस करती है। तो वहां पे भवन खानी में सारे ब्राह्मण जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पहले देखिए, जब प्ले की शुरुआत होती है तो याद किया जा रहा है भगवान को, भगवान की पूजा की जा रही है। और उसके साथ जैसे ही प्ले की शुरुआत होती है तो भवन खानी में जा रहे होते हैं सारे के सारे ब्राह्मण। तो सारे के सारे ब्राह्मण पूना के भवन खानी में जा रहे हैं। भवन खानी में गुलाबी के यहाँ एक और ब्राह्मण काम करने आया है जिसका नाम है घासीराम। घासीराम सबलपाल, कुछ ऐसा नाम है उसका, घासीराम। तो घासीराम कनौज से आया है। कनौज का ये नॉर्थ का ब्राह्मण है, ये नॉर्थ वाली साइड का ये ब्राह्मण है। और ये आ गया है पूना में, क्योंकि वहां पे कुछ कमाने के साधन उतने नहीं थे, तो ये अपनी वाइफ और बेटी को, वाइफ और डॉटर को लेकर यहाँ पे आ गया है और ये काम कर रहा है गुलाबी के यहाँ पे। और वहां पे नाना फडणवीस भी आए हुए होते हैं। नाना फडणवीस एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर हैं और ये चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं वहां के, पूना सिटी के पेशवा के रूल में। ठीक है, तो 19th सेंचुरी की बात हो रही है ना, तो पेशवा के अंडर जो रूल है, पेशवा के अंडर ये है नाना फडणवीस। और इसका काफी पूना सिटी में काफी ज्यादा इसका बोलबाला है, काफी ज्यादा चलती है इसकी। तो ये वहां पे गुलाबी का डांस देखने आया है। वहां पे क्या होता है, डांस करते करके इसे पाँव में मोच से आ जाती है, क्योंकि बूढ़ा तो हो गया है ना ये, लेकिन अयाशी अभी तक खत्म नहीं हुई है इसकी। तो बूढ़ा हो गया, ये पाँव में चोट लग जाती है। तो फिर यो घासीराम में फटाफट भागते हुए जाता है और इसको अपना कंधा दे देता है और इसके पाँव को ऐसे ऊपर उठा लेता है। तो इसका ये जेस्चर देख के बड़ा खुश हो जाता है नाना। और नाना बोलता है मांगो, क्या मांग रहा है? तो बोलता है नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस आपकी सेवा करना चाहता हूँ। आपकी सेवा कर ली, बस मेरा धर्म खत्म हो गया है ना, निकल गया मेरा काम। तो फिर नाना जाते हैं, वो जाते जाते इसको एक चेन फेंकता है सोने की, जिसे लगभग लेता है, पकड़ लेता है। तो फिर जब ये चेन पकड़ के बाहर जा रहा था तो गुलाबी इसको बोलती है कि चेन मुझे दे दो, क्योंकि तुम मेरे पास काम करती हो, तो ये चेन मेरी है, तुम्हारा जो भी है वो मेरा ही है। तुम नाना से मिल पाए, क्योंकि वो मेरी वजह से, अगर तुम मेरे पास काम नहीं करते तो मुझसे मिल ही नहीं पाते। तो फिर कहीं ना कहीं इस चेन पे मेरा हक है। तो बोलता है नहीं नहीं, ये चेन तो मुझे नाना ने दी है, तो ये चेन मतलब मैं नहीं दूंगा अब तुम्हें। लेकिन तो फिर वो अपने गुलाबी अपने मैन से कहती है और उसके मैन उससे पहले तो चेन छीन लेते हैं, फिर उसकी अच्छे से धुनाई करते हैं और उसको बाहर फेंक देते हैं, है ना। तो उसके बाद पेशवा में कुछ फेस्टिवल चला हुआ है, पेशवा का फेस्टिवल चला हुआ है जिसमें ब्राह्मणों को बुलाया गया है और ये भी वहां पे चला जाता है, हमारा घासीराम भी वहां पे चला जाता है। लेकिन वहां के जो लोकल ब्राह्मण थे उसे ये बात पसंद नहीं आती कि बाहर का ब्राह्मण यहाँ पे क्यों आ रहा है ना, आर्म्स बेरने आ रहे थे वहां पे, तो वहां यहाँ ये आर्म्स लेने क्यों आ गया है वहां से घासीराम। तो बाकी के ब्राह्मण क्या करते हैं, उस पर चोरी का इल्जाम लगा देते हैं। और चोरी का इल्जाम, हालांकि उसने चोरी की नहीं होती, चोरी किसी और ने की होती है, लेकिन इस पे इल्जाम लगा देते हैं। तो फिर जो नाना के आदमी थे तो वो उससे बिल्कुल नहीं पूछते हैं, पहले तो उसकी अच्छे से धुनाई कर देते हैं, पिटाई कर देते हैं उससे, फिर उसे जेल में डाल देते हैं। तो वो बहुत मतलब परेशान हो जाता है, बोलता है ऐसा ट्रीट क्यों किया जा रहा है मेरे साथ। तो वो जेल से
किसी तरह से छूट जाता है, फिर उसे वहां से निकाल दिया जाता है, पुणे की सिटी से निकाल दिया जाता है। और जाते जाते वो बोलता है तुमने मेरा अपमान किया, यू हैव इंसल्टेड मी बट आई विल कम बैक लाइक ए बोर एंड आई विल treat you like animal and every human being of the Pune city। तो बोलता है तुमने मेरी अपमान किया है, लेकिन याद रखना वापिस आऊंगा मैं, एक जंगली शेर की तरह वापिस आऊंगा, भालू की तरह वापिस आऊंगा, पूरा उजाड़ दूंगा तुम्हारी सिटी को, ठीक है। तो वो वापस चला जाता है ऐसी सिटी से। फिर उसे एक और मौका मिलता है जहां पे नाना एक मंदिर में गया होता है, एक वो फेस्टिवल टाइप है, जगराता टाइप चला हुआ है, वहां पे नाना गया हुआ है। ऐसे जगराते नाना करवाता रहता है। क्यों करवाता रहता है? क्योंकि कि उसकी ऑलरेडी 7 बीव्स हैं, 7 शादियां उसने की हुई हैं। जो रियलिटी में नाना था उसने 9 शादियां की हुई थी, लेकिन जो प्ले में नाना इसने पहले तो 6 शादी की हुई थी, लेकिन लास्ट में 7वीं शादी के लिए भी तैयार था ये। तो 7 शादियां इसने ऑलरेडी की हुई हैं और ये नई नई लड़कियां ढूंढता रहता है। बूढ़ा हो गया लेकिन फिर भी नई नई लड़कियां ये ढूंढता रहता है। इसका कुछ शौक ऐसे हैं इस बंदे के, नाना फडणवीस के। तो इसीलिए ये जगराते करवाता रहता है ताकि इसे लड़कियां वगैरह देखने का मौका मिल जाए। तो ये वहां पे जाता है, जगराता हो रहा है, वहां पे एक बहुत ही सुंदर लड़की को देखता है जिसका नाम है गौरी, ललिता गौरी। तो ललिता गौरी को देख के पहले उसे मतलब खुद एंटेंगल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके हाथ नहीं आती है और वहां से वो भाग जाती है। तो वो बोलता है ये लड़की अगर मेरे हाथ नहीं लगी तो ये मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी, मैं तो इसके बिना जी नहीं पाऊंगा, ये लड़की मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ गई है। अब ये ललिता गौरी जो है ये हमारे घासीराम की बेटी है, जो हमारा घासीराम सबलपाल है, जो करेक्टर है, हमारा मेन करेक्टर है इस स्टोरी का, इस प्ले का, उसी की बेटी है ये। तो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए इसे ला सकता हूँ, इस लड़की को, चिंता मत करो, लेकिन इसके बदले में मुझे कोतवाली दो तुम, है ना, पुणे सिटी की कोतवाली दे दो। पहले वो सोचता है, फिर वो बोलता है कि हाँ चलो ठीक है, तुम इसे ले आओ, फिर मैं तुम्हें कोतवाली दे दूंगा इस शहर की, पुणे सिटी की, है ना। अब वो उसके लिए तो एक तीर से वो 2 निशाने मार देता है यहाँ पे नाना। एक तो वो गौरी को हथियार लेगा, गौरी उसे मिल जाएगी, है ना, जिसे वो पसंद करता है। दूसरी बात ये होगी कि नाना जो भी क्राइम करेगा उसका वो जिम्मा जो है, उसका जो जिम्मा है वो सारा घासीराम पे चला जाएगा। कैसे चलेगा आपको बाद में पता चलेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, अपनी बेटी को ले आता है, जबरदस्ती उसे नाना के पीछे भेज देता है, नाना के साथ भेज देता है, बोलता है तुम चले जाओ इसके साथ। तो यहाँ से हमें वुमन की कंडीशन का भी पता चलता है कि किस तरीके की वुमन कंडीशन थी उस टाइम पे इंडिया की। तो ये सीन वहां पे खत्म हो जाता है। कोतवाली मिल जाती है इसको, घासीराम को, घासीराम कोतवाल फाइनली पुणे सिटी का बन जाता है। और हमारा जो नाना है ये मजे लेने शुरू कर देता है अब गौरी के साथ, ललिता गौरी के साथ काफी ज्यादा इंजॉय करता है, है ना। इस टाइम पे ऐसा ये चला हुआ इसके साथ। अब दूसरी टाइम क्योंकि वो अपने एंजॉयमेंट में बिजी है, हमारा जो नाना फडणवीस है, तो बचा कौन, घासीराम। पूरी सिटी अब घासीराम कोतवाल के अंडर आ जाती है, पूरी तरह से अत्याचार करता है, पूरी तरह से बदले लेता है। ये परमिट ऑप्शन कर देता है, परमिट अलाउ कर देता है कि परमिट के बिना कुछ काम नहीं होगा। किसी की अगर चिता भी जलानी है तब भी परमिट लेना पड़ेगा, बाहर जाना है तब भी परमिट लेना पड़ेगा, बाल कटवाने हैं परमिट लेना पड़ेगा, अगर अगर आपने दुकान जाना है, बाजार जाना है, हर चीज के लिए परमिट अलाउ कर देता है। अगर आप परमिट आपके पास नहीं है और आप बाहर कहीं जाते हो, पकड़े जाते हैं, तो आपको जेल कर दी जाएगी। छोटे छोटे क्राइम की जेल है। अच्छे बुरे को एक ही तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो बहुत बुरे, बहुत सख्त कानून इसने लागू कर दिए हैं, बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा है, जिसका दिल करता है उसकी पिटाई कर देता है। तो इस तरह से तंग आके जब लोग जाते हैं नाना के पास, तो नाना गौरी के साथ बिजी है, गौरी के साथ मजे ले रहा है, बोलता चले जाओ बाहर, चले जाओ, मुझे तंग मत करो मुझे। तो वो उसके साथ तंग नहीं करना चाहता। तो लोग बहुत अत्याचारी है, मतलब परेशान है। अभी इतने ज्यादा डर गए हैं लोग इससे कि मतलब लोग बाहर ही नहीं निकलते हैं रात को। और रात को ये गाता रहता है कि कहीं कोई बाहर ना दिख जाए उसको बिना परमिट के, अगर दिख जाता है तो ढूंढ डालता है वहीं पे और जेल में फेंक देता है। तो इस तरीके का एटीट्यूड हो गया इसका। अब फिर से पेशवा का फेस्टिवल आ जाता है, यहाँ पे कुछ ब्राह्मण इकट्ठे हुए होते हैं। इसमें यहाँ पे क्या होता है कि एक बार फिर वो कोई पंडित ऐसे किसी पे चोरी का इल्जाम लगा देता है, बोलता है मेरा पॉकेट, मतलब मेरी चोरी हो गई है इससे, है ना, मेरा जेब कतरा हो गई है। तो इसे उस पर इतना गुस्सा आता है, हालांकि उसकी सच में चोरी हो गई होती थी, लेकिन इसे इतना गुस्सा आता है उस आदमी में, उसकी बहुत बुरी तरह से धुनाई करता है, अधमरा कर देता है उसको मार मार के। और क्योंकि इसका पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा रहा था, इसीलिए उसे लगता है ये भी झूठ ही बोला है, जैसे मेरे साथ झूठ बोला गया था। तो इसकी बहुत धुनाई करता है, बाद में जेल में डाल देता है इसको। उसके बाद तो लोग इतने डर जाते हैं इससे, हालांकि इसके खिलाफ भी काफी हो जाते हैं। तो लेकिन फिर भी इसकी कोई सुनने वाला नहीं है। और उसमें क्या होता है, कुछ ब्राह्मण बाहर से आए होते हैं, 21 ब्राह्मण कुछ बाहर से आए होते हैं और वो बिना परमिट के आगे होते हैं सिटी में। तो ये क्या करता है, उनको भी
जेल में डाल देता है। जेल में डाल देता है जब इनको, तो उनमें से सफोकेशन की वजह से, घुटन की वजह से एक ब्राह्मण की मौत हो जाती है, जिसके ऊपर जो सरदार है, एक सरदार है इस करेक्टर, इस कहानी में, वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा इसके खिलाफ हो जाता है, लोगों को इकट्ठे करता है, नाना के घर जाता है, तो नाना को बोलता है, नाना बोलता है मुझे तंग मत करो, निकल जाओ यहाँ से। नाना क्योंकि गौरी के साथ बिजी है, तो फिर वो चले जाते हैं पेशवा के यहाँ। पेशवा के यहाँ जाते हैं तो पेशवा बोलता है कि इसको बुरी से बुरी सजा दो घासीराम को। नाना को बुलाता है, वो नाना को समन देता है और उसे बोलता है इससे बुरी से बुरी सजा दो, लेकिन नाना उसके ऊपर भी फिर भी कोई एक्शन नहीं लेता है, क्योंकि नाना की अपने वो होता है ना, नाना ने उसको गोतवाली दी है, वो उसको कैसे अभी सजा दे सकता है, तो वो बोलता है नहीं देगा, है ना। तो मीन भाई हमें ये पता चलता है कि जो गौरी है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है नाना की वजह से। अब जो हमारा घासीराम है ये अपनी बेटी के लिए लड़का भी ढूंढ रहा है, ब्राइड रूम ढूंढ रहा है, बोलता है मेरी इस इलाके में इतनी चलती है तो मैं ब्राइड रूम आसानी से ढूंढ लूंगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन इसमें इस बीच क्या होता है, हमें पता चलता है कि चाइल्ड बर्थ के दौरान गौरी की डेथ हो जाती है और उसका जो बच्चा था उसकी भी डेथ हो जाती है, तो दोनों की डेथ हो जाती है। अब नाना का उससे घासीराम से जो है पाला जो छूट जाता है। जब उसकी बेटी की डेथ हो जाती है घासीराम की, तो कहीं ना कहीं वो अंदर से टूट जाता है। इस बार इस बात का फायदा उठाते हुए लोग एक बार फिर नाना की ओर जाते हैं, नाना के पैलेस को पूरी तरह से घेर लेते हैं और पूरे मोब अपने अपने चरम सीमा में बोलते हैं अब आज नाना को छोड़ेंगे नहीं। फिर नाना को ना चाहते हुए भी घासीराम का सेंटेंस जो है, डेथ सेंटेंस साइन कर देता है वो। फिर लोग जाते हैं उसकी ओर, फिर उसकी अच्छे से पिटाई करते हैं, पूरी तरह से पिटाई करते हैं, और वो भी अपने ऊपर मान लेता है कि हाँ मुझे पीटो जितना पीट सकते हो, क्योंकि मैं एक ऐसा बंदा हूं जिसने अपनी बेटी को बेच दिया पावर हासिल करने के लिए, तो मुझे पीटो, मुझे मार दो जान से। इसी तरह से लोग उसे जान से मार देते हैं और यहीं पे हमारा ये प्ले जो है खत्म हो जाता है। पावर पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं अटैक किया है उसने पता किया कि लोग पावर पाने के लिए क्या किस हद तक जा सकते हैं, और उसके अलावा वुमेन कंडीशंस को इसने अच्छी तरह से पोर्ट्रे किया कि उस टाइम पे वुमेन की कंडीशंस क्या थी उस कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में। उसके अलावा उसने ये चीज को भी शो किया है कि पावर किस तरीके से लोगों को करप्ट कर देती है। लोग जो चाहे वो क्राइम कर सकते हैं जब उनके हाथ में पावर आ जाती है। जब हमारे हाथ में पावर आ जाती है तब हम ऐसे काम कर देते हैं जो हम अक्सर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स जो काम जो है कॉमन ह्यूमन बींग्स कभी भी नहीं करेगा। तो इस तरीके से 3-4 चीजों को इस प्ले में अटैक किया है प्ले राइट ने, और विजय तेंदुलकर ने बहुत ही कमाल का प्ले लिखा है। आई थिंक हम सबको ये प्ले एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आपने ये वीडियो में देख लिया तो आपको प्ले पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें मैंने पूरे टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की अपडेट, इसी तरह की इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड वीडियो आपको हमारे चैनल पर रेगुलर मिलती रहती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।